हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीवी क्लासेस में। मैं अमर कुमार आपको बिहार बोर्ड की तैयारी इतने बेहतरीन तरीकों से कराऊंगा कि किसी भी विद्यार्थी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़ाई किए और डर रहे हैं कि हमारा एग्जाम में क्या होगा, आप टेंशन मत लीजिए। हम आगे सावन के पहले ही दिन, सावन के पावन महीनों में आपकी तैयारी को उड़ान देने, एक नई उड़ान देने के लिए आ गए पीवी क्लासेस की तरफ से। हम लोग आपको पूरे टीम के साथ प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ मेहनत कराने, जिसके बाद तैयारी के बाद आप जाइएगा एग्जाम में और बोलिएगा कि एग्जाम नहीं, मजाक लगा है। क्या लगा है जी? मजाक लगा है। ठीक है, तो चलिए आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग चैप्टर बात करते हैं। एक बार चैप्टर को पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद जीवन में आप कतई नहीं भूलिएगा। ठीक है, और बोलिएगा हमेशा, ठीक है, कि पीवी क्लासेस आपके जीवन का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुआ। चलिए, तो इसको साबित करते हैं हम लोग, जो कि हमारा पहला चैप्टर जो है, सॉरी अध्याय 4 जो है हम लोग का 10वां का, वो है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका जड़ जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप जब घर बनाते हैं तो देखिए, घर के पहले सबसे पहले उसका नींव तैयार करते हैं हम लोग। नींव जितना मजबूत रहेगा, घर उतना ऊंचा बना लेंगे हम लोग। तो पहले इसका जड़ जानेंगे कि इस चैप्टर का जड़ होता है कैसे, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इसके चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग करीब करीब 15 से 20 नंबर अपना क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, लाइन बाय लाइन हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन जो है हमारा, वो है हमारा द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले देखिए, द्विघात द्विघात बना किससे है। तो देखिए, जैसे हम एक शब्द लिख रहे हैं द्विघात, समीकरण को सबसे पहले हम समझेंगे द्विघात समीकरण को। देखिए, द्विघात जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द जो है हमारा है द्वि, दूसरा जो है हमारा घात। द्वि का अगर अर्थ पूछे तो होता है दो, घात का अगर आपसे अर्थ पूछे तो होता है पावर। ठीक है, अब देखिए, द्वि का अर्थ होता है दो और घात का अर्थ हो गया पावर। सबसे पहले हम लोग इसको जान गए कि द्वि और घात का अर्थ होता क्या है, या द्विघात किन शब्दों से मिलकर बनता है। और दूसरा चीज मेरे भाई हम ही जानेंगे समीकरण, कि समीकरण जो है, इस समीकरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा समीकरण होता है, समीकरण का अर्थ हमारा ये होता है कि बराबर के बाद जीरो या कोई भी जब अंक होता है तो उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे कि हम आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x है, अब +3 वही है। अगर इसके बराबर कुछ नहीं है तो ये मेरा बहुपद है। लेकिन जस्ट अगर इसके बराबर हम 0 लगा देंगे तो ये मेरा समीकरण हो गया। उसी प्रकार देखिए, 4x² +3x +5 है। अगर इसके बराबर कुछ नहीं तो ये हमारा बहुपद है। और जस्ट इसके बराबर में अगर हम 0 लगा देते हैं तो समझिए मेरे भाई उस समीकरण है। यही अंतर होता है समीकरण और बहुपद। तो चलिए, ऐसा करते हैं कि हम लोग समझ गए होंगे। आगे चलते, अब हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, रियल में हम द्विघात समीकरण कहते किसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसे। देखिएगा, द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण जब भी आपको लिखना होगा, बोलिएगा चर और अचर। क्या जी? चर और अचर, चर और अचर से मिलकर, चर और अचर से मिलकर। अब चर और अचर का है आपको जस्ट हम बताने वाले हैं, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। चर और अचर से मिलकर बना ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय, चर और अचर से मिलकर बना ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें चर का अधिकतम घात,
अधिकतम घात दो होता है, दो होता है या दो हो, दो हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? द्विघात समीकरण कहते हैं। अब कभी कभी हमसे पेपर में पूछता है इसका व्यापक रूप, तो आप बोलिएगा कि इसका व्यापक रूप जो होता है, इसका व्यापक रूप बहुत भी यही है, इसका व्यापक रूप अगर आपसे पूछ दिया कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, बोलिएगा इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 होता है। ये होता है मेरे भाई इसका व्यापक रूप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण बोले तो क्या बोलेगा? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर से मिलकर बनता है और इसका चर का अधिकतम घात कितना होता है जी? 2 होता है, तो हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। इससे आसान परिभाषा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इजकल टू 0, या एक और ले लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 6 इजकल टू 0, या एक और ले लीजिए जी, एक और हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर या वाई स्क्वायर ले लीजिए जी, 2y स्क्वायर बराबर 4। इस सब के सब समीकरण, इसमें एक चीज आपको कॉमन है, जो भी चर है x है चाहे y है, उसका अधिकतम घात आप देख रहे होंगे, अधिकतम घात जो होता है वो 2 है। और जब ये अधिकतम घात 2 है, जब इस सभी का अधिकतम घात 2 है, तो इस सब का सब आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण हो जाएगा मेरे भाई। अगर ये 3 होता तो ये त्रिघात समीकरण होता, अगर ये 4 होता तो चतुर्घात समीकरण होता। ठीक है, चलिए, तो हमको लगता है आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर में चर और अचर होते क्या है। जैसे एक चीज हमको मिला चर और अचर, आप में सादा विद्यार्थी को नहीं पता होगा चर और अचर क्या होते हैं, तो हम लोग इसको जानते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। आ जाइए, तो सबसे पहला है चर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। अब देखिए हमारे वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल जो होते हैं हमारे चर जो होते हैं वे राशि होते हैं, वे राशि जिसका मान बदलता रहता है, वो हमारे चर होते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, तो हम बोलेंगे कि वे राशि जिनका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। चर, उसे क्या कहते हैं जी? चर कहते हैं। जैसे जैसे एक्स, चलिए ले लीजिए ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ये जितने भी होते हैं हमारे ए बी सी डी जेड तक, ये सब के सब हमारे चर होते हैं, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है, इसका कोई एक मान निश्चित नहीं होते, तो इसलिए इनको हम चर कहते हैं। अब दूसरा मेरे भाई आता है अचर। सेकेंड जो हमारा आता है वो होता है हमारा अचर। अचर को जो होता है हमारे पास, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए कांस्टेंट क्या होते हैं, तो कांस्टेंट वे राशि होते हैं जिनका मान नहीं बदलता है। जैसे 1 2 3 प्राकृतिक संख्या, एक का मान हमेशा एक रहता है, वो आपको कभी 4 5 नहीं होगा। अगर 2 दूनी 4 होता है तो कभी 2 दूनी आपको 8 नहीं होगा। तो यहाँ पर अचर का मान कभी नहीं बदलता है, तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि वे राशि जिनका मान नहीं बदलता है, वे राशि जिनका मान नहीं बदलता है, बदलता है, उसे अचर कहते हैं।
जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं सब के सब हमारे अचर में आते हैं, क्योंकि इनका मान नहीं बदलता है इसलिए ये अचर होते हैं। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आ जाइए। अब देखिए अगला चीज हमसे पूछता है कि द्विघात समीकरण जो होते हैं इसके शून्य कितने होते हैं। द्विघात समीकरण के शून्य कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करिए द्विघात समीकरण के शून्य कितने होते हैं। अगर आपको सच में पता है तो कमेंट करिए कि द्विघात समीकरण के शून्य कितने होते हैं। ठीक है, चलिए हम बताते। देखिए हम लोग बोलेंगे, एक नोट लिखेंगे, नोट में बोलेंगे द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। अल्फा, इसको अल्फा कहते हैं, इसको अल्फा तथा होते हैं अल्फा तथा बीटा, इसको बाबू हम लोग बीटा कहते हैं, बीटा, अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा। ठीक है, अब देखिए पहला जो इससे सूत्र जो हमसे आता है कि द्विघात समीकरण का सूत्र कितना शून्य हो गया जी, 2। इसका कि सूत्र का होता है, देखिए इसका पहला जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जिसको शून्यकों का योग बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो इसका जो बाबू फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा माइनस के बी बटे ए, माइनस के बी बटे ए। एक और फॉर्मूला इससे हमको मिलता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो था सी बटे ए। ये क्या होते हैं जी, सी बटे ए। तो ए हो गया हमारे द्विघात बहुपद, इनके शून्य कितने होते हैं। द्विघात बहुपद किसे, दूसरा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, इसके कितने शून्यक होते हैं, शून्यकों का योगफल कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है। तो मेरे भाई बारीकी बारीकी से पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर का हम लोग आधा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, आधा इंट्रोडक्शन। अब जिस बच्चा इसको एक बार या 2 बार वीडियो को देख ले, जीवन में उसको कभी नहीं भूल पड़ेगा। तो आप लोग इसको एक बार पूरा अच्छे से देख लीजिए। सेकेंड पार्ट जो इंट्रोडक्शन का हम इसको अगले वीडियो में आपको देंगे, आप इसको देखिए और इस वीडियो में आपको जो भी समझ में नहीं आता है उसको कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए। और समझ में अगर आपको आ जाता तो ईमानदारी से उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए और इसको वीडियो को पूरे बिहार में प्रमोट कीजिए कि जितने भी बिहार के विद्यार्थी हैं उस सबका इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।